Hey everybody and what's up students, welcome back to the channel of Team Munshi. This side सरस गिरी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्रीगेट डिमांड वाला चैप्टर। ये चैप्टर बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो हम रुके क्यों है, वीडियो को करते हैं स्टार्ट विदाउट एनी डिले। तो ये चैप्टर को मैंने दो पार्ट्स में कवर कर रखा है। सबसे पहला पार्ट जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें कवर हो गया और नेक्स्ट पार्ट इसकी अगली वाली वीडियो में कवर होगा। तो इस वीडियो में जो टॉपिक कवर कर रखे हैं वो है एग्रीगेट डिमांड, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड का एनालिसिस कर रखे है शेड्यूल ऑफ कर्व के थ्रू, और सेम इन एग्रीगेट सप्लाई में भी शेड्यूल ऑफ कर्व के थ्रू इसका एनालिसिस कर रखे है। उसके बाद बचे हुए टॉपिक है कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इसमें इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इसके टाइप्स के बारे में डिस्कशन कर रखा है और जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे हम अगली वीडियो में, जिसमें कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे क्योंकि जो बचे हुए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना वो जनवरी में हम सॉल्व कर लेंगे क्योंकि जनवरी में आ रही है पूरी सीरीज जिसमें इकोनॉमिक्स के जितने चैप्टर हैं सारे न्यूमेरिकल कवर होंगे और अकाउंट्स में जितने न्यूमेरिकल हैं वो सारे कवर होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला टॉपिक है हमारा एग्रीगेट डिमांड। अब यार नाम से ही पता लगना चाहिए तुम्हें, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। जैसा हमने 11th में पढ़ा ना, स्टैटिस्टिक्स इज द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, कलेक्शन द टोटल फैक्ट्स इज नोन एज स्टैटिस्टिक्स। सो वैसे ही द टोटल डिमांड इज एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट मतलब होता है होल, WHOLE होल। सो जो पूरी डिमांड होती है, टोटल डिमांड, उसे ही हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। अब डिमांड भी बहुत चीजों की हो सकती है, प्रोड्यूसर गुड, कंज्यूमर गुड, कैपिटल गुड, फाइनल गुड। किन चीजों की डिमांड इंक्लूड होती है इसमें? सबकी होती है क्या? ऐसा नहीं होता है। इसमें सिर्फ वही डिमांड इंक्लूड होगी जो हो रही है सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज के लिए। और फाइनल गुड्स हमें पता है कि क्या होते हैं, पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन बाउंड्री के क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, जो फाइनल यूज के लिए रेडी होते हैं, उन्हें हम फाइनल गुड्स कहते हैं। सो एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल डिमांड of the value of final goods and services which all the sectors of an economy are planning to buy at a given level of income during a period of one accounting year। मतलब टोटल डिमांड फाइनल गुड्स और सर्विसेज की जो एक इकोनॉमी के लोग दे रहे हैं एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक साल के अंदर। सो इस टोटल डिमांड को हम एग्रीगेट डिमांड कहेंगे। इसको और सिंपलर टर्म्स में जाने तो टोटल डिमांड फॉर ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी इज एग्रीगेट डिमांड। सो जो टोटल डिमांड होगी एक इकोनॉमी में फाइनल गुड्स और सर्विसेज की, उसे हमें एग्रीगेट डिमांड कहेंगे। अब जैसा कि मैंने यहाँ पहले बात करी, एग्रीगेट डिमांड मतलब होता है टोटल डिमांड, तो वही एक पॉइंट बन गया यहाँ पे को एग्रीगेट डिमांड मीन्स टोटल डिमांड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड के बहुत से कंपोनेंट्स हैं, मेनली इसमें चार कवर हो रहे हैं। सबसे पहले है हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड, गवर्नमेंट डिमांड, इन्वेस्टमेंट डिमांड और नेट एक्सपोर्ट्स डिमांड। सो इनको एक एक करके स्लाइड्स में जानते हैं ये है क्या। सबसे पहले है हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड। इसको हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन डिमांड भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर वो डिमांड इंक्लूड होती है फाइनल गुड्स और सर्विसेज के लिए जो हम कंज्यूम करते हैं। हम मतलब हाउस होल्ड जो हम अपना प्राइवेट कंजम्पशन करते हैं ना फाइनल गुड्स और सर्विसेज का, सो उसकी जो डिमांड होगी वो इसके अंदर इंक्लूड होती है, तो इसीलिए हम इसे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन डिमांड भी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट डिमांड। अब गवर्नमेंट को भी डिमांड की जरूरत पड़ती है या बिल्कुल पड़ती है। गवर्नमेंट के मतलब बहुत से ऐसे गुड्स होते हैं, बहुत से ऐसे खर्चे होते हैं जिनके लिए उन्हें क्या चाहिए होते हैं, रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। रिसोर्सेज सच एज मशीनरी, सच एज रॉ मटेरियल और अदर थिंग्स। सो इसकी जो डिमांड देती है ना गवर्नमेंट इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए, वो ही इसके अंदर इंक्लूड होती है और उसका जो पॉइंट बनता है वो बनता है गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। वही यहाँ पे को लिख दिया है, इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय गवर्नमेंट ऑन कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स टू सेटिस्फाई द कॉमन नीड्स ऑफ द इकोनॉमी। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट डिमांड। ये डिमांड इंक्लूड करती है द टोटल डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स बाय प्राइवेट फर्म्स। अब प्राइवेट फर्म्स को भी बहुत सी चीजें चाहिए होती हैं, लाइक अगर कोई फर्म है जो मैन्युफैक्चरिंग में डील करती है, सपोज कि कपड़े बनाती है वो, तो उसको क्या चाहिए होगी, मशीनरी चाहिए होगी। मशीनरी क्या होता है, कैपिटल गुड होता है। कैपिटल के साथ साथ वो फाइनल गुड भी है क्योंकि प्रोडक्शन बाउंड्री से वो बाहर आ गया है। तो प्राइवेट फर्म्स को जब उसकी डिमांड होगी वो डिमांड इंक्लूड होगी इन्वेस्टमेंट डिमांड के अंदर। नेक्स्ट वन इज नेट एक्सपोर्ट्स डिमांड। अब नेट एक्सपोर्ट्स डिमांड इंक्लूड करता है डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ एन इकोनॉमी। अब जैसे एक्सपोर्ट्स होते हैं ना, हमारी कंट्री से कोई सामान बाहर जा रहा है, और इंपोर्ट्स मतलब दूसरी कंट्री से सामान हमारी कंट्री में आ रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे ही हम नेट एक्सपोर्ट्स डिमांड कहते हैं। एक्सपोर्ट्स को यहाँ पे को डिनोट किया गया है एक्स से और इंपोर्ट को एम से। सो एक्स मतलब एक्सपोर्ट्स और एम मतलब इंपोर्ट्स। वैसे ही हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड को सी से डिनोट करते हैं, गवर्नमेंट डिमांड को जी से और इन्वेस्टमेंट
गवर्नमेंट डिमांड को आई से। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो बाकी कंट्रीज के साथ ट्रेड रिलेशन अच्छे होते हैं, जिस कंट्री के जो बाकी कंट्रीज के साथ क्या करती है, ट्रेड करती है। और क्लोज्ड इकोनॉमी कोई ट्रेड नहीं करती है बाकी कंट्री के साथ। ये अभी एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है क्लोज्ड इकोनॉमी, क्योंकि अभी कोई इकोनॉमी ऐसे एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ओपन इकोनॉमी में अगर हम डिमांड की बात करें, एग्रीगेट डिमांड क्या होगी ओपन इकोनॉमी की। ओपन इकोनॉमी की जब इन चारों डिमांड को मिला दिया जाए, एक ओपन इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड निकल जाएगी। दैट इज सी यानी हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड, प्लस जी यानी गवर्नमेंट डिमांड, आई मतलब इन्वेस्टमेंट डिमांड, प्लस एक्स माइनस एम मतलब नेट एक्सपोर्ट्स। और क्लोज्ड इकोनॉमी में तो अब देखो बाहर से कोई वो ट्रेड ही नहीं कर पाएगी। अब प्राइवेट फर्म इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेगी, बाहर से ही तो मंगाएगी मशीनरी, तो ये आई तो इंक्लूड होगा नहीं क्लोज्ड इकोनॉमी में। नेट एक्सपोर्ट्स होगा ही नहीं, अब ट्रेड रिलेशन है नहीं ना, सामान बाहर को जाएगा ना आएगा, तो ये भी इंक्लूड नहीं होगा। दो ही चीजें बचती हैं अब, हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड और गवर्नमेंट डिमांड। इन दोनों को जब इंक्लूड कर देंगे क्लोज्ड इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड निकल जाएगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल एंड एग्रीगेट डिमांड कर्व। अब यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में दिया गया है ये है एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल। इसमें इनकम, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और एग्रीगेट डिमांड के क्या है कॉलम्स हैं, और यहाँ पे कुछ चार्ट दे दिया गया है या कह लो कि एक कर्व दे दिया गया है जो इस डेटा पे बेस्ड है। सबसे पहले अगर हम देखें, इनकम 0 से 100 200 ऐसे बढ़ते जा रही है, और कंजम्पशन भी क्या हो रहा है हमारा, बढ़ते जा रहा है। इन्वेस्टमेंट सेम है, और जो ये इस टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है ना, मतलब सेम कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट 20 20 20, ना बढ़ी है ना घट रही, इसे हम ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। ऐसी टाइप की इन्वेस्टमेंट जनरली गवर्नमेंट करती है। एग्रीगेट डिमांड अभी क्या निकाल रहे हैं हम ओपन इकोनॉमी के लिए। सो एग्रीगेट डिमांड हमने पढ़ा क्या होता है, हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड प्लस गवर्नमेंट कंजम्पशन डिमांड। अगर पीछे देखें, हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड, गवर्नमेंट कंजम्पशन डिमांड, इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। अब यहाँ पे को देखें, हाउस होल्ड गवर्नमेंट का तो कुछ दे नहीं रखा है, हाँ कंजम्पशन दे रखा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, और इन्वेस्टमेंट डिमांड दे रखी है। इन दोनों को जब ऐड करेंगे हमारी एग्रीगेट डिमांड निकलते रह रही है। तो अब इसको जब हम प्लॉट करेंगे, जो ग्रीन वाली लाइन है यह है एग्रीगेट डिमांड, ब्लू वाली लाइन है कंजम्पशन है, और रेड वाली इन्वेस्टमेंट। अब देखो इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं हो रही है, फ्लैट है बिल्कुल, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि ये बीसी है तो इन्वेस्टमेंट तो कुछ ऐसे ही चलेगी। लेकिन अगर बात करें कंजम्पशन की, देखो इनकम बढ़ते रह रही है तो कंजम्पशन भी बढ़ रही है। तो यहाँ से एक रिलेशन पता चलता है हमें कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन भी बढ़ते रहेगा, क्योंकि देखो जितनी इनकम तुम्हारे पास आएगी उतना ही खर्चा तो तुम करोगे खाने पीने के लिए। तो वही कंजम्पशन क्या हो रहा है, इनकम आगे को बढ़ रही है और कंजम्पशन भी हमारा क्या कर रहा है, ऊपर को बढ़ रहा है। एग्रीगेट डिमांड में इन्वेस्टमेंट भी ऐड है, तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, ऊपर होनी चाहिए कंजम्पशन से। तो तभी जो एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व है वो कंजम्पशन से ऊपर है। देखो और एक खास बात बताऊं, अगर तुम देखो इनकम जब जीरो है हम कंजम्पशन तब भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होंगे, हम खाना तो तब भी खाएंगे ना एक जिंदा रहने के लिए। तो इस टाइप के कंजम्पशन को वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। द कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तभी यहाँ पे को देखो जो ये कर्व जा रहा है ये जीरो को टच नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये आगे से स्टार्ट हो रहा है। और जब तुम ये कॉपी में बनाओगे ना, जो वाई एक्सिस होगा, मान लो ये लाइन है वाई एक्सिस की कुछ इस तरीके से, तो ये जीरो से स्टार्ट ना होके यहाँ ऊपर से कहीं से स्टार्ट होगा, बिल्कुल ऐसे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज एग्रीगेट सप्लाई। अब एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, इट रेफर्स टू द टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। मतलब जितना आउटपुट एक इकोनॉमी में बन रखा है, जितना प्रोडक्शन हो रखा है एक इकोनॉमी में एक पूरे साल के अंदर, एक गिवन पीरियड के अंदर, उसे ही हम एग्रीगेट सप्लाई कहेंगे। और जो एग्रीगेट सप्लाई होता है ना, वो हमेशा हमारा इक्वल होता है नेशनल इनकम के। अब जैसे मैंने बताया एग्रीगेट सप्लाई मतलब टोटल आउटपुट या टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन हमेशा नेशनल इनकम के बराबर ही होगा, मतलब एएस इज इक्वल्स टू टोटल आउटपुट या टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम। एएस इज द सम टोटल ऑफ कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब जो एग्रीगेट सप्लाई होती है ना, वो कंजम्पशन प्लस सेविंग्स होती है। जैसा कि ग्राफ में देख सकते हैं, ये वाला एक्सिस हमें दर्शा रहे हैं नेशनल इनकम, ऊपर वाला एक्सिस हमें दर्शा रहा है कंजम्पशन एंड सेविंग, दैट इज एएस। ये जो एएस इज इक्वल्स टू वाई लिखा है, इसका मतलब जो एग्रीगेट सप्लाई होती है हमेशा इनकम के इक्वल होती है। तो जो ये कर्व बनेगा ना कुछ इस तरीके का, इसके बीच का जो एंगल होगा वो हमेशा 45 डिग्री होगा। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है बहुत बार।
नेक्स्ट टॉपिक इज कंजम्पशन फंक्शन। अब कंजम्पशन फंक्शन जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि कंजम्पशन होता क्या है। कंजम्पशन इज द पोर्शन ऑफ इनकम विच इज स्पेंड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट सम गिवन लेवल ऑफ इनकम इज कॉल्ड कंजम्पशन। मतलब इनकम से हम जितना पैसा खर्चे करते हैं कोई सामान खरीद के कंज्यूम करने में, कोई सर्विसेज भी हो सकते हैं वो, उसे ही हम कंजम्पशन कहते हैं। अब कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? कंजम्पशन फंक्शन एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। मतलब ये हमें बताता है कि इनकम और कंजम्पशन में रिलेशन क्या है, कि मतलब अगर इनकम में कोई इफेक्ट पड़े तो कंजम्पशन में क्या पड़ेगा। जनरली जो कंजम्पशन और इनकम का जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट होता है, मतलब पॉजिटिव। इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। अब जाहिर सी बात है, तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, तुम मान लो 100 ही टॉफी खरीद पाओगे, वहीं 200 रुपए हो गए, तुम ज्यादा चीजें खरीद पाओगे। अब तो इनकम के साथ साथ हमारा कंजम्पशन भी बढ़ता है। और इनकम अगर घट गई, मान लो 40 से 30 हो गई, तो हमारा कंजम्पशन भी 35 से 30 हो गया। यहाँ पे को देखो घट गया है। अब इसको एक ग्राफ और स्केड्यूल के थ्रू जानते हैं। इनकम देख लो यहाँ पे को बढ़ी है, 0 10 20 30 40, और कंजम्पशन भी बढ़ रहा है क्योंकि इनकम तो बढ़ी रही। अब यहाँ पे को इनकम जब 0 है, कंजम्पशन तब भी 15 है। इसको मैंने बताया था ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। इसको जब हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे ना, ये जो 45 डिग्री का एंगल है ये है एग्रीगेट सप्लाई, और जो ये सी वाला एंगल है देखो, 0 से ना स्टार्ट होके कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर से, तो इसे हम कहेंगे कंजम्पशन कर्व। क्योंकि कंजम्पशन कर्व कभी भी 0 को टच नहीं होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि एट 0 लेवल ऑफ इनकम देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ अवर फॉर अवर बेसिक सर्वाइवल। क्योंकि हमारा जो बेसिक सर्वाइवल होता है उसके लिए हमें कंजम्पशन करना होता है, भले ही हमारे पास इनकम 0 हो। अब देखो यहाँ पे कोई 0 है हमारी इनकम, क्योंकि जो कंजम्पशन है यहाँ से स्टार्ट हो रखा है, तो इस एरिया को हम कहेंगे ऑटोनोमस कंजम्पशन। और ऑटोनोमस कंजम्पशन को डिनोट करते हैं सी बार से। अब देखो जहाँ पे को एएस कर्व यानी एग्रीगेट सप्लाई कर्व वो कंजम्पशन कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, एक ट्रायंगल बना रहे हैं। इस ट्रायंगल में होती है डिस सेविंग्स, मतलब जो हमारी सेविंग्स होंगी वो नेगेटिव में होंगी। और ये जो ई पॉइंट है इसे हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे को कंजम्पशन और इनकम इक्वल होते हैं। अगर हम स्केड्यूल में देखें 30 = 30, तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट है, जहाँ पे को हमारी इनकम और कंजम्पशन बिल्कुल क्या होंगे, सेम होंगे। और यहाँ पे को हमारी सेविंग्स 0 हो जाएंगी। अब देखो यहाँ से जो हमारी सेविंग्स है वो अभी तक माइनस चल रही है यहाँ तक, लेकिन जैसे ही यहाँ पहुंचेगी 0 हो जाएगी, और इसके बाद हमारी जो सेविंग्स हो जाएगी पॉजिटिव सेविंग्स हो जाएगी। तभी इस कर्व के बीच में हमने यहाँ सेविंग्स लिखा है, ना कि कोई डिस सेविंग्स। अब यहाँ पे को कुछ टर्म्स है, यहाँ से हमें कंजम्पशन फंक्शन मिलता है। मतलब कंजम्पशन कैसे पता लगाएं, कंजम्पशन न्यूमेरिकली निकालें कैसे हम। C = A+BY, मतलब C होता है हमारा कंजम्पशन, A मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन। कई बार इसको C बार भी लिख सकते हो तुम, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, C बार या A भी लिख सकते हो, चीज एकदम सेम है। Y मतलब इनकम, B मतलब MPC। एमपीसी हम पढ़ेंगे अगली वाली वीडियो में होता क्या है, जिससे बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमने करा क्या है इसमें। तो अगर हमें कंजम्पशन निकालने को कहे तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अभी चिंता मत करना, न्यूमेरिकल जब हम करेंगे बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा ये। नेक्स्ट इज सेविंग्स फंक्शन। अब सेविंग फंक्शन जानने से पहले, सेम जैसे हमने कंजम्पशन डाला था, कंजम्पशन फंक्शन जानने से पहले सेविंग फंक्शन जानने से पहले हमें सेविंग्स जानना इंपॉर्टेंट है। तो सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंड ऑन कंजम्पशन इज कॉल्ड सेविंग। मतलब मान लो 100 रुपए हैं, 100 में से 60 रुपए तुमने खाने में खर्चे कर दिए, 40 रुपए क्या करोगे, तुम सेव कर दोगे, कहीं रख दोगे। जनरली होता नहीं है ऐसा, लेकिन बचे हुए पैसों को हम सेविंग्स मानेंगे इस पर्टिकुलर केस में या इकोनॉमिक्स में। अब आते हैं सेविंग फंक्शंस में। सेविंग फंक्शन एक्सप्लेन द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। अब ये हमें रिलेशन बताता है इनकम और सेविंग्स के बीच में। अब जैसे कंजम्पशन और इनकम में क्या थी, पॉजिटिव रिलेशनशिप थी, इनकम बढ़ी थी कंजम्पशन बढ़ा था, इनकम घट रही थी कंजम्पशन घट रहा था। सेम सेविंग्स में भी ऐसा है, क्योंकि जितनी ज्यादा इनकम होगी तुम उतना ही ज्यादा तो बचत कर पाओगे, उतना ही ज्यादा पैसा बचा पाओगे, और जितनी कम इनकम होगी उतना कम पैसा बचा पाओगे। तो सेविंग फंक्शन हमें ये बताता है। अब सेविंग फंक्शन में ना दो टाइप की सेविंग्स और आती हैं। सबसे पहले एक्स एंटे सेविंग्स, सेकंड वन इज एक्स पोस्ट सेविंग्स। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। एक्स एंटे सेविंग्स आर प्लान्ड और डिजायर्ड सेविंग्स टू बी मेड बाय ऑल हाउसहोल्ड्स एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड इज कॉल्ड प्लान्ड और एक्स एंटे सेविंग्स। क्या है अभी इतना बड़ा पैराग्राफ, इसका मतलब एक्स एंटे सेविंग्स वो सेविंग्स होती है ना जो हम प्लान करते हैं। मान लो हमारे पास 1 तारीख को आने वाली है 20,000 हमारी इनकम यानी सैलरी, अभी तक आई नहीं है, अभी है 31 दिसंबर मान लो, और 1 जनवरी को आने वाली है हमारी 20,000 सैलरी। अब हम सोच रहे हैं जब सैलरी मिलेगी ना मैं 5,000 सेव करूंगा। प्लान कर रहे हो, अभी तुम खाली डिजायर कर रहे हो, तो ये जो प्लानिंग होगी ना इसे ही तुम एक्स एंटे सेविंग करोगे कहोगे।
एक्स एंटे सेविंग क्या हो गई 5,000, जो तुमने क्या करी, प्लान करी कि मैं इतना बचा लूंगा। एक्स पोस्ट सेविंग वो सेविंग होती है जो तुम एक्चुअली सेव करते हो। अब हो गई है आज 1 जनवरी, तुम्हें मिल गई है सैलरी, अब तुमने देखा यार खर्चा वर्चा करके तो तुम्हारे पास अच्छा खासा पैसा और बच जा रहा है, तो तुम 5,000 सेव ना करके अब 6,000 सेव कर रहे हो, उसे हम एक्स पोस्ट सेविंग कहेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, सेविंग स्केड्यूल एंड कर्व। अब जैसा मैंने बात करा, इनकम बढ़ेगी सेविंग बढ़ेगी, इनकम घटेगी सेविंग भी घटेगी, सेम कंजम्पशन के साथ भी ऐसे है। अब जब ग्राफ में आए ना, हम एक बहुत अनयूजुअल चीज देखते हैं, सेविंग का जो कर्व है वो बिल्कुल नीचे से जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, माइनस से। ऐसा क्यों? अब देखो हमने बात करी थी एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज सम कंजम्पशन, लेकिन ये कंजम्पशन हो कहां से रहे जब हमारे पास इनकम नहीं है? ये कंजम्पशन हम कर रहे हैं कहां से? लोन लेके, कोई उधार लेके कंजम्पशन जो कर रहे हैं। अब जब हम सेव करेंगे ना, बचत करेंगे, जब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा बचेगा, मान लो 100 रुपए हैं, 100 में से 40 खर्चे कर दिए, 60 रुपए बचने चाहिए थे, लेकिन हमें याद आया अरे जीरो लेवल ऑफ इनकम में भी तो हमने कुछ कंजम्पशन करा था उधार लेके, तो जो पैसा हम वो सेव कर सकते थे बचे हुए 40 रुपए, अब उनको हमें क्या करना हो रहा है? उधार चुकाना हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो गई, हमारी सेविंग माइनस में हो गई। तभी जो हमारा सेविंग का जो कर्व है वो माइनस से स्टार्ट हो रहा है, और जो ये पॉइंट है ना जहाँ पे वो जीरो हो जा रही है हमारी सेविंग्स, इसे हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। अगर पिछले वाले कर्व में भी हम देखें ना, तो वहां पे को जो, लेट मी चेक, यहाँ पे को देखो, यहाँ पे को हमारी सेविंग जीरो हो गई थी, यहाँ माइनस में थी सेविंग, यहाँ जीरो हो गई थी, फिर यहाँ से प्लस सेविंग हो गई थी, यहाँ पे को कंजम्पशन और इनकम क्या थे, इक्वल थे। ठीक वैसे ही यहाँ पे को जो ये जीरो हो गई ना सेविंग, यहाँ पे को कंजम्पशन और इनकम इक्वल होंगे, मतलब 30 होंगे, तो यहाँ से ऊपर ऊपर को जाएंगे, अब यहाँ से हमारी प्लस सेविंग स्टार्ट हो जाएगी। तो सेविंग एट जीरो लेवल ऑफ इनकम ना, जैसे हमने कंजम्पशन में पढ़ा था, सेविंग एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, इसको ऑटोनॉमस सेविंग्स कहेंगे हम। अब इसमें कुछ चीजें हैं देखने लायक, एस इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी वाई। अब देखो माइनस ए मतलब सी बार, ऑटोनॉमस कंजम्पशन को सी बार से डिनोट करते हैं, सेविंग्स को भी सी बार से डिनोट करते हैं, या ए से भी कर सकते हो दोनों को, लेकिन सेविंग जो है हमारी माइनस से स्टार्ट हो रही है जीरो लेवल ऑफ इनकम में, तो माइनस सी बार या माइनस ए लिखा है तभी। यहाँ पे को कंजम्पशन आ गया, यहाँ पे को ए होना चाहिए जिसका मतलब सेविंग हो, और यहाँ पे को भी गलत आ गया ऑटोनॉमस कंजम्पशन का, यहाँ पे को ऑटोनॉमस सेविंग होगी, वाई वही है एम इनकम, और बी है एम पी एस होगा, ये सॉरी ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे को एमपीसी नहीं होगा, एमपीसी मतलब होते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यहाँ पे को होना चाहिए एमपीएस, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन्वेस्टमेंट फंक्शन। अब सेम इसमें भी इन्वेस्टमेंट जानेंगे हम। इन्वेस्टमेंट इज द पार्ट ऑफ सेविंग विच इज यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन और फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट्स। इन अदर वर्ड्स इन्वेस्टमेंट इज द एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ फिजिकल एसेट्स लाइक मशीनरी एक्सेट्रा। मतलब जो हमारी सेविंग हुई है ना, जब हम उसको किसी क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट्स में लगाएं, हमारे फायदे की चीज में लगाएं, जिससे हमारे एसेट्स बढ़े, कैपिटल एसेट्स, करंट एसेट्स या कोई भी टाइप के एसेट्स, उसे हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे। अब टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट देखते हैं। सबसे पहला है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो हम प्रॉफिट मोटिव से करते हैं। अब जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, स्टॉक मार्केट में पैसे लगाओगे, तुम किसके लिए लगाते हो? प्रॉफिट मोटिव के लिए लगाते हो, कोई सोशल वेलफेयर के लिए थोड़ी लगाते हो, तो उसे ही हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहेंगे। इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट विच इज मेड विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एज इज डन बाय द प्राइवेट सेक्टर। इट इज जनरली डन बाय द प्राइवेट सेक्टर, लेकिन हम भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कोई एक चीज है ग्राफ में देखने लायक, कि हमारी जब इनकम कम थी हम इन्वेस्ट भी कम कर रहे थे। जनरल सी बात है, कम इनकम होगी तो इन्वेस्ट भी तो कम ही करेंगे। अब जैसे ही हमारी इनकम बढ़ गई, हम इन्वेस्ट भी ज्यादा करने लग जाएंगे, सेम एज सेविंग्स। हमारी इनकम मान लो 100 से 200 हो गई, तो अब हम इन्वेस्ट भी ज्यादा करेंगे। मान लो पहले 30 कर रहे थे, तो अब हम 50 रुपए करेंगे। वैसे ही सेकंड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो चेंज बिल्कुल नहीं होती है। ये जनरली कौन करता है? गवर्नमेंट। जो मैंने बताया था, सेम रहती है ये इन्वेस्टमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ता है उसके पास कितनी इनकम है कितनी नहीं है, उसका काम है सोशल वेलफेयर करना। वो उतना ही पैसा लगाएगी इकोनॉमी में जितनी जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के अनुसार। तो इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट विच इज जनरली डन बाय द गवर्नमेंट सेक्टर फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन इन्वेस्टमेंट लेवल। द वॉल्यूम ऑफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को हम ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, जो प्रोनाउंसिएशन ठीक लग रहा है कह सकते हो। तो अगर हम ग्राफ में देखें, यह है इन्वेस्टमेंट का कर्व। इन्वेस्टमेंट का कर्व क्या है? बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इवन जो इनकम है ना हमारी, कम थी पहले, अब बढ़ गई है। बढ़ने के साथ साथ हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो चेंज नहीं हुई, तो इसे हम ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कहेंगे। अब इसके साथ साथ दो चीजें और हैं, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। सेम एज सेविंग्स के जैसा है ये। जो इन्वेस्टमेंट फर्म प्लान करती हैं करने के लिए कि यार हम इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, हिसाब किताब कॉपी में जो लिखी होती है, जो भी एक्चुअली नहीं करी है, अंदाजा लगाया है खाली,
जो प्लान कर रखी है और जो डिजायर कर रखी है, उस इन्वेस्टमेंट को हम एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट कहेंगे। इट रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच फर्म प्लान्स टू इन्वेस्ट एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। अब यहाँ पे कोई प्लान करे खाली, एक्सपोस्ट में होता है जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होगी हमारी, द एक्चुअल और रियलाइज्ड इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग अ ईयर इज कॉल्ड एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना।